आज हम लोग चर्चा करेंगे हन्ना आरंट के राजनीतिक विचारों के विषय में। हन्ना आरंट एक समसामयिक राजनीतिक विचारक हैं 20वीं शताब्दी की और एक यहूदी अमेरिकी राजनीतिक विचारक के रूप में इन्होंने अपने चिंतन का केंद्र बिंदु बनाया है मानवीय भावनाओं को। जितनी भी रचनाएं इनके द्वारा लिखी गईं, चाहे वो पुस्तकें हो या लेख हो, उनमें इसी बात पर उनका जोर है कि मानवीय भावनाओं को कैसे समझा जाए, कैसे उन्हें सम्मान दिया जाए और एक समूह के सदस्य के रूप में राजनीतिक व्यवस्था उन भावनाओं को कैसे हैंडल करे, कैसे उन्हें दिशा निर्देशन प्रदान करे। आरंट समकालीन राजनीतिक विचारक हैं 20वीं शताब्दी की और इस दृष्टि से उनका महत्वपूर्ण स्थान है राजनीतिक चिंतन में कि वो किसी एक विचारधारा या मत से संबद्ध नहीं है। आमतौर पर हम देखते हैं कि हर राजनीतिक विचारक किसी न किसी विचारधारा को ध्यान में रखते हुए उसके साथ अपनी संलग्नता को संबोधित करते हुए विचार करता है या लिखता है, लेकिन आरंट के साथ ऐसा नहीं है। उनका चिंतन एक मौलिक चिंतन है और इस मौलिक चिंतन की वजह यह है उनका जो जीवन रहा है, एक अमेरिका में एक शरणार्थी के रूप में रहा है और लंबे समय तक अमेरिका में शरणार्थी के रूप में निवास करते हुए उन्होंने सार्वजनिक जीवन के विषय में या मनुष्य के अस्तित्व के विषय में जो कुछ अनुभव किया उसी को अपनी रचनाओं में स्थान प्रदान किया। हालांकि वो एक राजनीतिक दार्शनिक हैं जिनको मूल्यपरक राजनीतिक दार्शनिक माना जाता है। आप जानते हैं कि युद्धोत्तर काल में राजनीति विज्ञान में व्यवहारवादी क्रांति हुई और उस क्रांति के माध्यम से इस विषय को विज्ञान बनाने की चेष्टा की गई। डेविड ईस्टन, आमंड, लॉसवेल, डहल आदि विचारकों के द्वारा राजनीति को वैज्ञानिक स्वरूप देने का प्रयास किया गया और इसी दौरान इन चिंतकों ने, जिनमें डेविड ईस्टन और अल्फ्रेड कॉबा प्रमुख है, इन्होंने क्या कहा कि मौजूदा समय में यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद राजनीतिक सिद्धांत का ह्रास हो रहा है, पतन हो रहा है। उन्होंने जिस राजनीतिक सिद्धांत के ह्रास की या पतन की बात कही, उससे उनका आशय परंपरावादी राजनीतिक सिद्धांत के ह्रास से था। यानी उनका ये विचार था कि राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में कार्ल मार्क्स के बाद ऐसा कोई राजनीतिक दार्शनिक नहीं हुआ जिसने राजनीतिक आदर्शों को ध्यान में रखते हुए, मूल्यों को ध्यान में रखते हुए विचार किया हो, जिसने इस बात पर विचार किया हो कि राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप कैसा होना चाहिए, उसका आदर्श क्या है, किन मूल्यों के लिए राजनीतिक व्यवस्था को कार्य करना चाहिए। मार्क्स ने तो इस पर विचार किया था और इसीलिए उसने अपने ग्रंथों में एक ऐसे साम्यवादी समाज की कल्पना की थी जिस साम्यवादी समाज की विशेषता ये होगी कि वो राज्य विहीन होगा और वर्ग विहीन होगा, साथ ही समतापूर्ण समाज होगा, न्यायपूर्ण समाज होगा। तो ईस्टन और कोबा ये कहते हैं कि मार्क्स के बाद ऐसा कोई राजनीतिक दार्शनिक नहीं हुआ जिसने इन प्रश्नों पर विचार किया हो कि राजनीतिक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, आदर्श राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप कैसा होना चाहिए।
ये ईस्टर्न और कोबा जैसे सिद्धांतकारों का विचार था। लेकिन हन्ना आरेंट की थिंकिंग, हन्ना आरेंट का जो राजनीतिक चिंतन है वो दार्शनिक परिप्रेक्ष्य में किया गया है और उनके चिंतन का जोर राजनीतिक व्यवस्था के आदर्श रूप पर है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है, खासतौर से इसा बर्लिन और लियो स्ट्रॉस जैसे विचारकों के द्वारा, कि आरेंट का चिंतन राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में मूल्यपरक राजनीतिक दर्शन के पुनरुत्थान का प्रतीक है। यानी आरेंट के विचारों के रूप में परंपरावादी राजनीतिक दर्शन जो प्लेटो और अरस्तु से प्रारंभ हुआ और मार्क्स तक चला, वो फिर से एक बार हमें आरेंट के चिंतन में देखने को मिलता है। तो विचारकों ने राजनीतिक चिंतन के पुनरुत्थान की बात कही आरेंट के विचारों के संदर्भ में। 20वीं शताब्दी में हम ये देखते हैं कि बहुत सारे राजनीतिक विचारकों के द्वारा मानवीय व्यवहार का चित्रण किया गया है, खासतौर से मनुष्य के जो अलगाव की बात हम आधुनिक औद्योगिक व्यवस्था में करते हैं, कि मनुष्य जितना ज्यादा समृद्ध होता जा रहा है, जितना ज्यादा संसाधनों की प्रचुरता उसके पास बढ़ती जा रही है, जिसके इजाफे में पूंजीवादी सोच, उपभोक्तावादी संस्कृति का योगदान है। जितना ज्यादा हम उपभोक्तावाद में विलीन हो रहे हैं, उतना ही ज्यादा हमारे अंदर अलगाव बढ़ता जा रहा है, मनुष्य में एकाकीपन बढ़ता जा रहा है, उदासीनता बढ़ती जा रही है, वो मानसिक रूप से व्यथित है, उसकी जीवन दशा, मनोदशा बहुत अच्छी नहीं है। तो ये जो पूंजीवादी व्यवस्था में, औद्योगिक युग में मनुष्य के अलगाव की बात है, उसकी मानसिक व्यथा की बात है, इसका चित्रण बहुत सारे अस्तित्ववादी विचारकों ने किया था, जैसे एरिक फ्रॉम, डेविड रीजमैन, एरिक्सन, सी राइट मिल्स, प्रेस्थस। व्यापक चित्रण किया गया है अस्तित्ववादी चिंतन में। आपने अस्तित्ववाद पढ़ते समय देखा होगा कि कैसे मनुष्य के अस्तित्व को, वास्तविक अस्तित्व को लेकर चिंतित हैं अस्तित्ववादी विचारक। हन्ना आरेंट के चिंतन में भी हम इस मानवीय व्यथा को देखते हैं। आरेंट ने भी मनुष्य के अलगाव पर विचार किया है और अपने चिंतन में उसके मानसिक, व्यक्ति के मानसिक और वैयक्तिक पक्षों को प्रमुखता प्रदान की। जब वो एक व्यक्ति के रूप में विचार करती हैं, ये कहती हैं कि आमतौर पर दर्शन है, विश्व का दर्शन है, वो व्यक्ति को एकवाचक मनुष्य के रूप में देखता है, कि व्यक्ति का अस्तित्व इस दुनिया में क्यों है, कैसे आया, कैसे उसकी मुक्ति हो सकती है। एक व्यक्ति को केंद्र में रखकर दर्शन विचार करता है, हर व्यक्ति को अलग अलग रखकर दर्शन विचार करता है। लेकिन आरेंट इस रूप में भिन्न है। वो कहती है कि व्यक्ति अकेला व्यक्ति नहीं है, व्यक्ति को हम एक अकेले रूप में रखकर एकवाचक संज्ञा के रूप में नहीं देख सकते, क्योंकि व्यक्ति इस दुनिया में रहता है, इस संसार में रहता है, इस संसार का एक अंग है, और संसार के अंग के रूप में, यानी समूह के अंग के रूप में ही हमें उस पर, उसकी समस्याओं पर, उसकी व्यथा पर, उसकी मनोदशा पर, उसकी वैयक्तिकता पर विचार करना चाहिए। इसलिए वो कहती है कि men not man live on the earth and inhabit the world। इसलिए आरेंट की मान्यता यह है कि जो राजनीतिक व्यवस्था है, उस राजनीतिक व्यवस्था को लेकर जो राजनीतिक विचार विमर्श किया जाता है, वो विचार विमर्श इस बात पर केंद्रित होना चाहिए कि एक समूह के सदस्य के रूप में व्यक्ति किस रूप में
व्यवहार करता है, उसकी क्या समस्याएं हैं, उसकी क्या मनोदशा है। अलग थलग रखकर हर व्यक्ति के विषय में अलग अलग से विचार करने की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तब हम किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सकते। दर्शन अपने वास्तविक उद्देश्य को, राजनीतिक दर्शन अपने वास्तविक उद्देश्य को तभी प्राप्त कर सकता है जब वो समूह के रूप में एक व्यक्ति की मनोदशा पर विचार करे। समूह की सदस्य के रूप में उसकी मनोदशा को ध्यान में रखकर जब राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण किया जाएगा, उसके विषय में विचार विमर्श किया जाएगा, तभी दर्शन की, राजनीतिक दर्शन की सार्थकता सिद्ध होगी। आरंट ने यह भी विचार व्यक्त किया कि कैसे सर्वाधिकारवादी राजनीतिक व्यवस्था में व्यक्ति का अस्तित्व संकट में पड़ा हुआ है। बहुत व्यापक विश्लेषण किया है आरंट ने सर्वाधिकारवादी व्यवस्था का, इसको हम आगे देखेंगे। तो इस तरह से आरंट 20वीं शताब्दी की समकालीन राजनीतिक दार्शनिक हैं, महिला राजनीतिक दार्शनिक हैं, जिन्होंने मौलिक रूप में अपने विचारों को अपनी विभिन्न रचनाओं के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। जीवन वृत्त पर अगर हम नजर डालें, हम ये पाते हैं कि एक जर्मन महिला विचारक है मौलिक रूप से। उनका जन्म 14 अक्टूबर 1906 को जर्मनी के लिडेन नगर में हुआ था, और जब उन्होंने अपने युवावस्था में प्रवेश किया, उस समय जर्मनी में नाजीवाद का उदय हो रहा था, हिटलर के नेतृत्व में। नाजीवादी व्यवस्था में यहूदी होने के नाते, यहूदी समुदाय की होने के नाते उनको और उनके परिवार को बहुत ज्यादा प्रताड़ना झेलनी पड़ रही थी। आप ये देखते हैं कि कैसे दुनिया में नाना आधारों पर भेदभाव रहे हैं, और उस भेदभाव का एक प्रमुख आधार प्रजाति भी रहा है। काली प्रजाति के लोगों, गोरी प्रजाति के लोगों, यहूदी, ईसाई, नाना आधारों पर भेदभाव दुनिया की विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं में विभिन्न लोगों के साथ होता रहा है। तो जर्मनी में यहूदी भी एक ऐसा ही संप्रदाय था, प्रजातिगत समूह था, जिसको हिटलर द्वारा स्थापित नाजीवाद के भेदभाव का शिकार बनना पड़ा। यानी नाजीवादी व्यवस्था में यहूदियों के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार किए जाते थे। उन्हें डिटेंशन कैंपों में रखा जाता था, यातना शिविरों में रखा जाता था, और उन यातना शिविरों में उनके साथ सामान्य बर्ताव नहीं किया जाता था, बहुत ज्यादा प्रताड़ना दी जाती थी। आपने एनी फ्रैंक की डायरी ऑफ ए यंग गर्ल शायद पढ़ी होगी। उसमें उन्होंने इसी बात का उल्लेख किया है कि कैसे जर्मनी में एक यहूदी यातना शिविर में रहते हुए उन्हें और उनके परिवार को किन किन परेशानियों को झेलना पड़ा। तो इन परेशानियों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए हन्ना आरंट जर्मनी छोड़ने को विवश हो गई। उनके परिवार के साथ वो खुद जर्मनी छोड़कर फ्रांस पहुंची, और फ्रांस में 8 वर्षों तक निवास करते हुए उन्होंने वहां पर जो यहूदी समुदाय के लोग थे उनके हित के लिए कार्य किया। उसके बाद वो अमेरिका पहुंची, संयुक्त राज्य अमेरिका। वहां जाकर उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई की। मार्बर्ग यूनिवर्सिटी में मार्टिन हेडेगर के साथ उन्होंने फिलॉसफी की पढ़ाई की, दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया, और 1940 में जर्मन कवि और मार्क्सवादी दार्शनिक हेनरिक ब्लूशर के साथ विवाह किया।
1950 में जाकर उन्होंने अमेरिका की नागरिकता प्राप्त की और वहां के बहुत सारे विश्वविद्यालयों में अपना एकेडमिक योगदान दिया, विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए। लास्टली 1959 में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में वो एक पूर्णकालिक प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुई और इस रूप में नियुक्त होने वाली वो पहली महिला थी। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में पहली महिला प्रोफेसर बनने का गौरव, बनने का श्रेय उन्हें प्राप्त हुआ। पूरे जीवन काल में बहुत सारी रचनाओं को अंजाम देते हुए, खासतौर से अमेरिका में निवास के दौरान जो कुछ सार्वजनिक जीवन का अनुभव उन्हें हुआ, एक यहूदी शरणार्थी के रूप में, उन्हीं अनुभवों को उन्होंने अपनी राजनीतिक चिंतन में उकेरने का प्रयास किया है, अपनी रचनाओं में उन्हें वर्णित करने का प्रयास किया है। लास्टली 1975 में 69 इयर्स की एज में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में उनका निधन हुआ। जहां तक उनकी रचनाओं की बात है, लिस्ट बहुत लंबी है और बहुत सारी महत्वपूर्ण रचनाएं उनके द्वारा की गई, जिनमें द ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म, सर्वाधिकारवाद का उदय, सबसे प्रारंभिक रचना है उनकी और सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें उन्होंने इस बात को विश्लेषित करने का प्रयास किया है कि कैसे एक सर्वाधिकारवादी राज्य में, एक निरंकुश राज्य में, एक नाजीवादी राज्य में लोगों का अस्तित्व किस तरह का होता है, कैसे लोगों की स्वतंत्रताएं संकट में पड़ जाती हैं। इस विषय पर व्यापक विश्लेषण पुस्तक में किया गया है। दूसरी पुस्तक उन्होंने लिखी द ह्यूमन कंडीशन 1958 में, जिसमें मानवीय व्यवहारों पर, मनुष्य की मनोदशा पर बहुत ज्यादा विचार किया गया है गहराई के साथ। बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर, अतीत और भविष्य के मध्य, ये रचना आई उनकी 1961 में। क्रांति जैसे विषय पर विचार किया गया उनके द्वारा अपनी रचना ऑन रिवॉल्यूशन में। आइकमैन इन जेरूसलम, ये भी एक महत्वपूर्ण रचना है जो यहूदी संप्रदाय की स्थिति पर प्रकाश डालती है। मेन इन डार्क टाइम्स, इसमें भी मानवीय दशाओं का चित्रण है, मनोदशाओं का। ऑन वायलेंस, जाहिर सी बात है कि बहुत ज्यादा हिंसा को भी देखा गया, उन्होंने अपने जीवन काल में देखा एक शरणार्थी के रूप में। तो वायलेंस के नेचर पर, हिंसा के नेचर पर ये पुस्तक प्रकाश डालती है। 1970 में लिखी गई। 1972 में उन्होंने क्राइसिस ऑफ द रिपब्लिक लिखी और उनकी जो अंतिम रचना है द लाइफ ऑफ द माइंड, वो मरणोपरांत प्रकाशित हुई 1978 में। इसके 2 वॉल्यूम लिख पाई थी वो, और उसके बाद ही उनका निधन हो गया था। तो एक लंबी सूची है उनकी रचनाओं की, विभिन्न क्षेत्रों को संबोधित है, लेकिन उनमें जो महत्वपूर्ण है वो है सर्वाधिकारवाद और ह्यूमन कंडीशन, मानवीय मनोदशाओं का चित्रण करने वाली रचनाएं हैं ये। जहां तक उनके चिंतन पर प्रभाव की बात है, हालांकि वो खुद ये दावा करती हैं कि उनका चिंतन मौलिक है और उस पर किसी का प्रभाव नहीं है, लेकिन विश्लेषण करने पर यह दिखाई देता है कि रूसो और नीत्जे जैसे विचारकों का उनके चिंतन पर बहुत ज्यादा प्रभाव है, क्योंकि रूसो ने भी मानवीय भावनाओं को बहुत ज्यादा महत्व दिया था और आरंट ने भी अपनी पुस्तकों में मानवीय भावनाओं पर ही अपने विचारों को केंद्रित किया है। तो इस तरह से रूसो और नीत्जे का प्रभाव उनके चिंतन पर है। और जहां तक अध्ययन पद्धति की बात है, उनकी अध्ययन पद्धति दार्शनिक है
और आनुभविक है, क्योंकि वो मूल्यपरक राजनीतिक व्यवस्था पर विचार करती है, वैसे ही जैसे प्लेटो और एरिस्टोटल ने किया था। वो कहती है कि राजनीतिक व्यवस्था मानवीय भावनाओं को ध्यान में रखकर निर्मित की जानी चाहिए। राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप ऐसा होना चाहिए जो मानवीय अस्तित्व को प्रमुखता प्रदान कर सके, मनुष्य के वजूद को ध्यान में रखकर कार्य कर सके। तो इस दृष्टि से उनकी अध्ययन पद्धति दार्शनिक है, आदर्श राजनीतिक व्यवस्था के निर्माण पर केंद्रित है, और दूसरे वो अनुभविक भी है, क्योंकि उनके जो विचार हैं उनके प्रत्यक्ष अनुभव के परिणाम है। जर्मनी के मूल नागरिक के रूप में और फिर फ्रांस और अमेरिका में शरण के दौरान जो कुछ उनके जीवन का अनुभव रहा है, उन्हीं अनुभवों को उन्होंने अपनी रचनाओं का आधार बनाया है। तो उनकी पद्धति अनुभविक भी है। तो इस तरह से इनके जीवन का वृत्त, उनकी अध्ययन पद्धति और अध्ययन का प्रभाव आपने देखा। अब अगली क्लास में हम उनके प्रमुख राजनीतिक विचारों के बारे में जानेंगे कि कौन से विचार हैं उनके जिनके कारण उनका चिंतन एक मौलिक चिंतन, एक दार्शनिक चिंतन की श्रेणी में आता है और 20वीं शताब्दी में भी पारंपरिक दर्शन के अभ्युदय का प्रतीक बनता है।